दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में। भारत का भूगोल विषय के अंतर्गत ये हमारा 7वां वीडियो हो रहा है, 7वां भाग हो रहा है इस पूरी श्रृंखला का, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं पूरे भारत के समुद्री क्षेत्र की। समुद्र से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, समुद्र से संबंधित जिस भी प्रकार से एग्जामिनर आप लोगों के क्वेश्चंस बना सकता है, हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 4 हम लोग आज टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला इसमें होने वाला है भारत की समुद्री सीमाएं, दूसरा होने वाला है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, तीसरा होने वाला है समुद्री तटों के नाम, जैसा हमारा कोस्टल एरिया है, ठीक है, जितने भी हमारे तट हैं उनके नाम हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ भारत के समुद्री क्षेत्राधिकार है। चौथा वाला जो बिंदु हो रहा है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है, चौथा वाला और तीसरा वाला, तो आप लोगों को समझना है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हर एक छोटे से छोटे पहलू को मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। सारी चीज़ें हम लोग डीप में ही ले रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कि केवल ऊपर से हम लोग पढ़ रहे हैं, उथला वाला भाग, पूरी तरीके से डीप में जा रहे हैं। हर एक चीज़ को आसानी से समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ और आशा ये भी कर रहा हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में भी आती चल रही हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इसके प्रॉपर बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते चलिए। और ये जो भी आप लोगों को यहाँ पर मैं पीपीटी वगैरह यहाँ पर जो भी मेरा प्रेजेंटेशन रहता है, ये आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में, जो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर आप लोग इससे संबंधित जितने भी गतिविधियां हो रही हैं भूगोल विषय से संबंधित, वो आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला जो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को सारी की सारी भारत की समुद्री सीमाएं। अब इसके संदर्भ में हम लोग सारी चीज़ें देख चुके थे, समुद्री सीमाएं। फिर भी मैं आप लोगों को टॉपिक की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि समुद्री क्षेत्र हमारा कौन सा हो रहा है। तो जैसा हम लोगों ने देखा, भारत का ये जो मानचित्र हम लोगों को दिख रहा है, इस भारत के मानचित्र में हम लोगों को देखिए, भारत के बारे में एक तो बहुत ही बढ़िया चीज़ ये है कि हमारे लिए इंडिया वाले जो हम लोग हैं, हिंदुस्तान बोल दो या भारत बोल दो, भारत के लोगों के लिए एक चीज़ ये अच्छी है कि हमारे लिए कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी रेयर नहीं है। हमारे पास में हर एक वो चीज़ उपलब्ध है जो कि विश्व के हर देश के पास में उपलब्ध नहीं है। जैसे कि आप देखिए, अगर हम महाद्वीपों के संदर्भ में ही बात करें, कॉन्टिनेंट के संदर्भ में बात करें, और कॉन्टिनेंट के बजाय अगर हम लोग स्पेसिफिक किसी कंट्री की बात करें तो उसके बारे में देखिए। जैसे दक्षिण अफ्रीका हम लोग देख रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका देख लो या अफ्रीकन कंट्रीज देख लो। अफ्रीका में हम लोगों को देखने को मिलता है कई सारे देश ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से मरुस्थल से ही ढके हुए हैं, वहाँ केवल मरुस्थल ही देखने को मिलते हैं। विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे कि वहाँ पर केवल ठंड ही देखने को मिलती। यूरोपियन कंट्रीज देख लो, आप रूस को ही देख लो, वहाँ पर ठंडी ही ठंड रहती है। अफ्रीका के अधिकांश देशों में मरुस्थल का विस्तार हम लोगों को देखने को मिलता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर केवल मैदानी भूमि है, कई सारे देश ऐसे हैं जो केवल पर्वत पर ही हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर नेपाल को ही देख लीजिए, वहाँ पर केवल पर्वत है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम लोग भारत देश की बात करें तो हम लोगों को एक ऐसा देश ये देखने को मिला है जहां पर हमें थार के मरुस्थल जैसी एक बड़ी मरुभूमि भी देखने को मिली है, हमें डेजर्ट देखने को भी मिला है। हमें इस क्षेत्र में भारत देश जो है, भारत देश में हम लोगों को समुद्री क्षेत्र भी देखने को मिला है। समुद्र भी है भारत के पास में, क्या बताया, मरुस्थल भी है भारत के पास में, समुद्र भी। बहुत सारे देश हैं समुद्र नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप कजाकिस्तान को देख लीजिए, सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, मतलब चारों तरफ से अन्य देशों से घिरा हुआ है, उसने समुद्र का नामो निशान नहीं देखा। लेकिन हमारे यहाँ पर हम भारत के निवासी समुद्र भी देख रहे हैं, भारत के निवासी मरुस्थल भी देख रहे हैं, भारत के निवासी विश्व की तीसरी ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय के रूप में वो भी देख रहे हैं। भारत में ही बर्फ भी देखने को मिल रही है, बर्फ का बहुत बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र। अगर स्नोफॉल वगैरह हम लोगों को देखना है, बर्फबारी होती हुई अगर हम लोगों को देखना है, तो हम भारत में देख सकते हैं, हम लोगों को कहीं अन्य देश में जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत में हम लोगों को अगर बायोडाइवर्सिटी देखनी, जैव विविधता देखनी है, तो भारत में वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जैव विविधता भी हम लोगों को भारत में देखने को मिल रही है, जिसे हम लोग कह सकते हैं जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विविधताएं।
जीव का मतलब यहाँ पर केवल जानवरों से, पशुओं से नहीं हो रहा है। जीव जिसमें आत्मा हो, उसमें पेड़ पौधे भी आते हैं। तो पेड़ पौधों की हम लोगों को बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिल रही है, पशु पक्षियों की हम लोगों को बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिल रही है। यहाँ हर चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है। क्लाइमेट, अगर हम लोग बात करें जलवायु, तो जलवायु भी हमारे यहाँ पर ऐसी है कि भैया हमें गर्मी भी देखने को मिल रही है, हमें ठंड भी देखने को मिल रही है, हमें बरसात भी देखने को मिल रही है। सारी चीजें हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि भारत एक ऐसा देश है, यही तो कारण बताया जाता है कि देवताओं को, जितने भी हिंदू देवी देवता हैं, उनको ऐसा क्या कारण था जो कि भारत की भूमि पर ही उन्होंने इतने सारे अवतार लिए हैं। तो उसका कारण एक महत्वपूर्ण ये भी माना जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसी के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने सीमाओं के परिप्रेक्ष्य में जो हम लोगों ने एक बात निकाली, तो 2 बिंदु बनाता हूँ कुछ इस तरह से। एक बिंदु यहाँ बनाता हूँ और एक बिंदु यहाँ पर बनाता हूँ। अगर हम लोग बात करें इन 2 बिंदुओं की और इस तरह से ऐसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ें, तो हम लोग क्या पाते हैं, हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि भारत का एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र हो रहा है, ये एशिया महाद्वीप में स्थित अन्य देशों के साथ में जो है वो सीमाएं साझा करता है, सीमा टच करता है। ये वाली जो सीमा बनाई है इस बिंदु से इस बिंदु तक, यहाँ पर हमें 7 पड़ोसी देश देखने को मिलते हैं, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं क्रमशः। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के रूप में कुछ इस तरह से हम लोगों को ये देखने को मिलता है। ये भारत के 7 पड़ोसी देश हो गए। और इनकी ये वाली जो सीमा हो गई है, इसे हम लोगों ने बोला है अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा, जिसकी हम लोग बोल सकते हैं जिसकी लंबाई कितनी हो रही है, तो 15,200 किलोमीटर लंबी ये भारत की स्थलीय सीमा हो रही है। अगर हम लोग वहीं बात करें कि भारत के समुद्री क्षेत्र की, तो भारत का समुद्री क्षेत्र कौन सा हो रहा है, इस बिंदु के बाद से इस बिंदु को अगर हम लोग इस तरीके से ऐसे जोड़ दें आपस में, तो ये भारत का ऐसा क्षेत्र है जो कि समुद्र को सीधे स्पर्श करता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ, ये वाला जो हो रहा है इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, भारत का समुद्री क्षेत्र। अब देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर हम लोग देखें विश्व में कई सारे महासागर हैं, जैसे हमने नाम सुना है प्रशांत महासागर का, हमने नाम सुना है अटलांटिक महासागर का, हमने नाम सुना है हिंद महासागर का, हमने नाम सुना है आर्कटिक महासागर, ठीक है। और कई सारी जगह हम लोग जो है अंटार्कटिका महासागर भी देखते हैं। तो उस चीज को अभी यहाँ पर मैं नहीं ले रहा हूँ, केवल कहने का मतलब यह है कि इतने सारे जो महासागर, इतने सारे जो ओशियन देखने को मिल रहे हैं, इनमें भारत की सीमा किस महासागर से लग रही है, तो एकमात्र महासागर से लग रही है। इस सागर को किस रूप में जाना जा रहा है, तो इस सागर को दोस्तों जाना जा रहा है हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशियन के नाम से। अब मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में नहीं लिखते हुए केवल हिंदी में लिख रहा हूँ, बोलकर मैं आप लोगों को वर्ड बता दे रहा हूँ। इसे इंडियन ओशियन कहा जा रहा है, इसे हिंद महासागर कहा जा रहा है। ये हो गया हिंद महासागर। अब क्या चीज होती है, हिंद महासागर को भारत ने, या कह सकते हैं भारत की सीमा किससे लग गई, तो हिंद महासागर से लग गई। सबसे पहला तो सागर का जब विशाल क्षेत्र होता है तब उसे हम लोग महासागर कहते हैं। जैसे हस्ती हो गई, आप भी अपने आप में एक हस्ती हैं, मैं भी एक अपने आप में हस्ती हूं, लेकिन कई लोग बहुत ऐसे कार्य कर देते हैं जो रेयर होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं, महान। क्या बोल देते हैं हम लोग, महान। अब महान हस्ती, ठीक है। उसके अलावा जैसे हम लोग देख रहे हैं सागर है तो नॉर्मल, जैसे हस्ती है, हम आप है तो नॉर्मल है, साधारण है, हस्ती है। लेकिन अगर किसी में कुछ विशेषता हो रही तो वो क्या हो रही, महान, उसे बोल दिया गया महासागर, ठीक है। सागरों में अगर बड़ा हो रहा है तो उसे बोल दिया महासागर, हस्तियों में कोई बड़ा हो रहा है तो उसे क्या कह दिया है, उसे कह दिया है महान हस्ती। नायकों में अगर कोई बड़ा हो रहा है तो उसे क्या बोल दिया, महानायक, ऐसा ही बोलते हैं हम लोग, महानायक। तो महा मतलब उसका व्यापकता को, उसकी व्यापकता को, उसके बड़े क्षेत्र को बताना, इसलिए महाशब्द लगा दिया जाता है। तो सागर है, सागर हम लोग जनरली जानते हैं कि भाई समुद्र को सागर बोला जा रहा है, लेकिन सागरों में बहुत महान है, बहुत बड़ा है, या कहते हैं इसकी बहुत गहराई है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, इसे नाम दे दिया गया महासागर। और नाम क्या देना है, इस महासागर को नाम क्या दे, तो इसे हिंदुस्तान के आधार पर नाम दे दिया गया हिंद महासागर। पूछा जाता है प्रश्न, विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर बताइए जिसका नामांकन किसी देश के आधार पर करा गया है, तो वो हो रहा है केवल हिंद महासागर। चलिए ये हो गया महासागर। फिर उसके बाद में हम लोग देखते क्या हैं, हम लोग देखते हैं महासागर का वह क्षेत्र जो देशों से लगा हुआ है, जो देशों से लगा हुआ है, अर्थात जिनकी गहराई कम है,
जिनकी गहराई क्या हो रही है, कम हो रही है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग समुद्र बोलते हैं, सी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कह देते हैं, सी। अब हिंद महासागर हर तरफ है, सुगमता के लिए, आसानी के लिए, आसानी से पहचान जाए। जैसे मान लीजिए शुभम नाम के बहुत सारे लोग हो गए, उसे विशेष पहचान कौन देता है, उनका सरनेम देता है। शुभम उदाहरण के तौर पर सरनेम हो गया शुभम यादव, तो उनमें फिर कुछ एक ऐसी चीज डलेगी कि भैया शुभम यादव 2 हो गए हैं। जैसे शुभम क्लास है, क्लास में हम लोगों ने देखा हर व्यक्ति का अलग नाम हो रहा है, शुभम बोलेंगे तो शुभम नाम का ही व्यक्ति खड़ा रहेगा, दूसरा नाम बोलेंगे तो दूसरा, उसकी एक विशेष पहचान होगी। 2 अगर शुभम नाम के बालक हो गए हैं तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसा नाम होगा, उनको हम लोग कह सकते हैं उनके फादर के नाम अलग अलग होंगे। नाम विशेषता को दर्शाने के लिए नाम दिया जाता है। ऐसे ही अगर बात करें हिंद महासागर को आसानी से समझने के लिए कि हिंद महासागर के कौन से क्षेत्र की बात करें, इसलिए समुद्रों को नाम दिया गया। जैसे बात करें भारत की, अगर हम लोग बात करें तो भारत के अगर पूर्व की तरफ चलते हैं, ईस्ट की तरफ चलते हैं, तो हमें ये क्षेत्र देखने को मिलता है। इसे हम लोग कहते हैं बे ऑफ बंगाल, यानी इसे हम लोग जानते हैं बंगाल की खाड़ी के रूप में। अब देखिए, अब अगर हम लोग इसमें उतरेंगे कि सर ये खाड़ी वगैरह क्या होता है, तो ये लेक्चर जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये खाड़ी वाला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा अगले पार्ट में। तो ये हो गई है बंगाल की खाड़ी। अगर हम लोग यहां पर आए तो इसे हम लोग क्या कह दे रहे हैं, इसे हम लोग कह दे रहे हैं अरब सागर। अभी केवल आप लोग ये चीज ध्यान रखिए कि हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत के पूरब की तरफ का समुद्री क्षेत्र कहला रहा है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम की तरफ का जो समुद्री क्षेत्र है उसे कह रहे हैं हम लोग अरब सागर यानी अरेबियन सी। महासागर कौन सा हो रहा है, तो एकमात्र महासागर हिंद महासागर। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हिंद महासागर के 2 भाग हैं, या 2 छोटे रूप हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ये इसी के 2 उप शाखा बोल सकते हैं, उपभाग, उप विभाग, जो बोलना चाहें आप लोग बोल सकते हैं। तो चलिए, ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है इनके साथ में सीधे समुद्री सीमा जो है वो लगा रहा है। सीमा की शुरुआत कहां से हुई है, तो देखिए सीमा की शुरुआत कुछ इस तरह से यहां से हुई है, इस बिंदु से ऐसे अगर होते हुए आते हैं हम लोग, तो यहां पर देखते हैं कुछ इस तरह से ऐसे होते हुए आएंगे, और उसके बाद में देखेंगे कहाँ, इस बिंदु से होते हुए आएंगे और इस बिंदु पर आकर हम लोग यहाँ पर ठहर जाएंगे। ये क्या हो गई है, ये हो गई है भारत की समुद्री सीमा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, भारत की समुद्री सीमा। समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तो याद रखिए ये होती है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अच्छा, भारत के पास में समुद्र है ना, तो अब हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम अंडमान निकोबार आइलैंड के रूप में जानते हैं, यहाँ लक्षद्वीप के रूप में जानते हैं। उदाहरण के तौर पर केवल मतलब आपको केवल ये समझाना चाहूंगा, भारत का समुद्र में या भारत की जब सीमा समुद्र में लग रही है ना, तो भारत को समुद्र में कुछ विशेष अधिकार भी हैं। जैसे कौन से द्वीप भारत के हैं, ये सब समुद्री क्षेत्राधिकार अभी आगे आने वाले समय में इसी वीडियो में मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर से बताऊंगा। अभी केवल आप ये समझिए कि भारत में छोटे छोटे द्वीप जिसे हम लोग आइलैंड्स कहते हैं, अगर इनकी समुद्री सीमाओं को इस समुद्री सीमा के साथ में जोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं भारत की द्वीपों सहित जलीय सीमा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, द्वीपों सहित समुद्री सीमा। तो जो द्वीपों सहित समुद्री सीमा होती है इसकी कुल मिलाकर लंबाई होती है, यहां पर लिख दे रहा हूं ये 7516.5 किलोमीटर। कई जगह 6 भी मिला रहेगा, पॉइंट के बाद का कोई इतना मायने नहीं रखेगा। तो 7516.5 किलोमीटर ये आप लोगों को लंबाई मिलेगी। अब इसमें ध्यान रखिए क्या करा है, इसमें द्वीपों की सीमा और उसमें हम लोगों ने 6100 किलोमीटर ये वाली सीमा जोड़ दी है, तभी बोला है द्वीपों सहित। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो नेट आपको लेंथ देखने को मिल जाएगी केवल द्वीपों की। और ये केवल 2 द्वीप ये नहीं है, या 2 द्वीप समूह ये नहीं है, स्थानीय भी जितने हम लोगों को छोटे मोटे द्वीप देखने को मिले हैं सबकी हम लोगों ने सीमाओं का मापन करा और उसके बाद में फिर ये वाला फिगर हम लोगों ने लिख कर रखा है। तो सबसे पहला तो ये हो गई है भाई भारत की समुद्री सीमा। ठीक है, अब इस समुद्री सीमा से लगे हुए राज्य कितने हैं हम लोगों ने ये भी देखा था। तो इस समुद्री सीमा से लगे हुए राज्यों की संख्या होती कुल मिलाकर 9। कौन कौन से, देखिए 9 राज्य कौन कौन से हो रहे हैं। ये 9 राज्य हम लोगों को देखने को मिलते हैं इस तरह से क्रमशः। पहला आप लोगों को यहाँ पर गुजरात के रूप में देखने को मिलता है, ये लोकेशन आप लोगों ने याद करी होगी। गुजरात के बाद में आप लोगों को महाराष्ट्र देखने को मिलता है, आपको यहीं पर गोवा देखने को मिलता है, आपको यहीं पर कर्नाटका देखने को मिलता है,
आपको यहीं पर केरला देखने को मिलता है। यहीं आप लोग पाएंगे किसे, तमिलनाडु को। आपको यहीं पर आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, आप लोगों को यहीं पर उड़ीसा देखने को मिलेगा और यहीं पर आपको वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। 9 राज्य हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं सीधे तौर पर। आप लोग एक बार यहाँ पर जो है काउंट भी कर सकते हैं चाहें तो। पहला हो गया है गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया कर्नाटका, पांचवा हो गया केरला, छठा हो गया यहाँ तमिलनाडु, सातवां हो गया है आंध्र प्रदेश, आठवां हो गया है उड़ीसा और 9वां हो गया है पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हो गए हैं। सबसे पहले इस चीज को आप लोग जानिए। इसके बाद एक छोटा सा रिवीजन देख लीजिए। इस तरफ का समुद्री क्षेत्र क्या कहलाया, इसे हम लोगों ने कहा है अरब सागर, और इस तरफ का क्या हो रहा है, इसे हम लोगों ने कहा है बंगाल की खाड़ी। अब इसे नाम बंगाल की खाड़ी ही क्यों दिया, अगले वीडियो में जानेंगे। उस साइड के समुद्री क्षेत्र को अरब सागर ही नाम क्यों दिया, अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी केवल इतना जानिए। चलिए, ये चीज हो गई। अब दिशाओं को थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए इस तरफ से मैं एक ऐसी रेखा यूं बीच में खींचूं, इस तरह से मैं ऐसी रेखा खींचूं यहाँ पर कुछ इस तरह से, और मैं आप लोगों से दिशाएं पूछूं कि बताइए दिशा कौन सी किस तरफ है, इस तरफ कौन सी दिशा आएगी, इस तरफ कौन सी दिशा आएगी। तो आप लोगों का कहना होगा कि सर इस तरफ जो हम लोगों को दिशा देखने को मिलेगी ये दिशा हो जाएगी पूर्वी दिशा, ठीक है। और इस तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी, तो इस तरफ हो जाएगी दिशा, इसे हम लोग कह देंगे पश्चिम दिशा। यही कहोगे आप लोग, ये क्या हो गया पूर्वी दिशा, ये क्या हो गई पश्चिम दिशा। तो अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये पूरा समुद्री क्षेत्र हो गया, इतना हम लोग जान रहे हैं। समुद्र से लगे हुए राज्यों का किनारा हो गया। क्या कह रहा हूं मैं, राज्यों का किनारा हो गया। ये जो बॉर्डर बना ये क्या है, किनारा है, तट है। इसको हम लोग किनारे को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं तट। इंग्लिश में बोलते हैं कोस्टल एरिया, तटवर्ती क्षेत्र। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, घाट। मान लीजिए इस तरह से एक ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, और नदी के किनारे हमको क्या देखने को मिलता है, हमें घाट देखने को मिलता है। घाट होता क्या है, इस तरह से ये जो ढलान देखने को मिलती है दोनों तरफ से, मान लीजिए किस तरफ हो गई, इस तरफ, और बीच में जो है नदी बह रही है, तो ये जो हम लोगों को ढलान या ढाल देखने को मिलता है इसको हम लोग जनरली घाट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखिए नदी में जा रहे हैं हम लोग, मान लीजिए कि नदी का वाटर लेवल यहाँ पर है, ये इस तरीके से नदी में उतरे, तो उतरते ही हम लोग एकदम डूब तो जाएंगे नहीं, धीरे धीरे कर गहराई की शुरुआत होती है, उसे हम लोग घाट वाला क्षेत्र बोल रहे हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक इस तरह से हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, अगर दिशाओं के संदर्भ में हम लोग बात करें तो गुजरात से जब हम लोग शुरुआत करते हैं, गुजरात से ऐसे होते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और ये यहाँ तक जब आते हैं हम लोग तमिलनाडु तक। एक थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जब हम लोग मानचित्र बनाते हैं ना, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, जब मानचित्र बनाते हैं तो तमिलनाडु का मानचित्र कुछ इस तरह से आता है, तमिलनाडु राज्य का नक्शा इस तरह से आता है। तो ये बिंदु से इस बिंदु तक लाया मैं एकदम नेट बीच तक, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है ये तट है, घाट है, ये आपको पता है ना। इसे हम लोगों ने क्या कहा है, तो आप इसे ध्यान रखिए, इसे हम लोगों ने यहाँ पर नाम देकर रखा है पश्चिमी घाट या फिर पश्चिमी तट। इसे हम लोगों ने क्या कहा है, इसे हमने कहा है पश्चिमी घाट कह दो, या फिर इसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, पश्चिमी तट भी बोल सकते हैं। यानी इंग्लिश में भी वेस्टर्न घाट्स लिखा हुआ आता है मैप में, है ना, वेस्टर्न कोस्टल एरिया बोल सकते हैं। और इस तरफ दिशा कौन सी हो रही है, पूर्व, तो इस तरफ क्या देखने को मिलेगा, इस तरफ हमें देखने को मिलेगा पूर्वी घाट कह दो या पूर्वी तट कह दो। ये हो गया पूरब की तरफ का। तो इस चीज से हम लोगों ने जान लिया, इस चीज से हम लोग वाकिफ हो गए। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है कि कौन सा राज्य पश्चिमी घाट को लगता है, कौन सा राज्य पूर्वी तट को लगता है या पूर्वी घाट को लगता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होता है। यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं, अब यहां पर हर एक पॉइंट में आप लोगों को लिखकर नहीं बताऊंगा, कई सारी चीजें केवल बोलकर बता दूंगा। पश्चिमी घाट से लगे हुए राज्यों की संख्या कितनी हो रही है, जैसे अभी तो पूछ लिया जाए समुद्र से लगे हुए राज्य कितने हो रहे हैं, तटवर्ती राज्य, तो ये हो रहे हैं 9। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो इन राज्यों की संख्या हो गई 9। लेकिन प्रश्न पूछा जाए पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट से लगे हुए राज्य कितने हो रहे हैं, तो इनकी संख्या होती कुल मिलाकर 6। देखिए कौन कौन से, ये हो गया गुजरात, ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया गोवा, ये हो गया कर्नाटका, ये हो गया केरल, और ये देखिए यहाँ तमिलनाडु लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट से लगे हुए राज्य कितने हो गए, इनकी संख्या हो गई 6। प्रश्न एक और पूछा जा सकता है, अरब सागर से लगे हुए राज्य कितने, ये भी 6 हो रहे हैं। देख लीजिए, ये इसका नाम अरब सागर है और 6 राज्य ये लगे।
वहीं बात करें कि पूर्वी तट जो हो रहा है, पूर्वी तट या पूर्वी घाट बोल दो या बंगाल की खाड़ी बोल दो, इनसे लगे हुए राज्यों की संख्या कितनी हो रही है? तो इनकी संख्या हो रही 4। पहला तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा और चौथा क्या हो गया? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो कुल मिलाकर ये हो गए। एक प्रश्न आप लोगों का इस तरह से भी बनता है, तो आप लोग इसे लिखते चलिए। तो यहां पर मैं निष्कर्ष लिख दे रहा हूं, पश्चिमी घाट या पूर्वी तट से लगे राज्य कितने हो रहे हैं? तो यहां पर आप लोग आंसर इसका ध्यान रखिए, ये हो गए हैं 6। पश्चिमी घाट बोल, अरब सागर, पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट से लगे राज्य कितने हो गए? 6। बंगाल की खाड़ी बोल दो, पूर्वी घाट बोल दो या पूर्वी तट से लगे राज्य, ये कितने हो गए हैं? तो इनकी कुल मिलाकर संख्या जो हो गई है, ये हो गई है 4। ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और इनके नाम भी आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए, इस लाइन का कोई मतलब नहीं, कोई महत्व नहीं है, केवल समझाने के लिए मैंने आप लोगों को करा था। अब क्या होता है, तट और घाट तो समझ गए, स्थानीय आधार पर इन तटों को कुछ नाम दिए गए हैं। ये पूर्व समय में दिए गए, मैं आप लोगों को बताया भी है। नाम क्यों दिए जाते हैं? जिससे उस जगह की विशेष पहचान हो सके। अब जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा जहाज डूब रहा है, भारत का ही जहाज है, वो डूब रहा है। अब मान लो कि केवल ये बोला जाए कि हिंद महासागर में डूब रहा है, तो भैया कहाँ? हिंद महासागर तो बहुत बड़ा है, यहां से शुरुआत होती तो दक्षिण में बहुत दूर तक डूब रहा है, कहां तक? स्पेसिफिक अगर जगह बता दी जाए, नाम पता चल जाए तो पता रहेगा। अब हिंद महासागर में डूब रहा है तो यहां भी डूब सकता है, यहां भी डूब सकता है, यहां भी, लेकिन बता दिया जाए कि भाई अरब सागर में डूब रहा है, तो कहां पर जाएगी रेस्क्यू टीम? अच्छा, इस तरफ जाएगी, यहां पर डूब रहा है, तो ये कैसे? अरब सागर नाम दिया गया इसीलिए। इसी प्रकार नाम रखने का एक मेन रीजन जो है वो ये होता है। तो सबसे पहले अब ये देखिए कि इनके जो तट हैं, मतलब इनके जो किनारे हैं, इनको कुछ विशेष नाम दिए गए। कौन कौन से नाम दिए गए अब मैं बताता हूं। चलिए, तो सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड पर चल रहे हैं, एक छोटा सा आप लोगों का रिवीजन भी करवाऊंगा बेटा। देखिए, आप लोग मेरे साथ में बोलते चलिए। यहां पर राज्य कौन सा हो रहा है? यहां राज्य हो गया भाई सबसे पहला तो गुजरात। फिर क्या हो जाता है राज्य? यहां राज्य होता है महाराष्ट्र। उसके बाद में राज्य कौन सा होता है? उसके बाद राज्य होता है गोवा। उसके अतिरिक्त देखने को मिलता है हमें कर्नाटक। उसके अलावा हम देखते हैं केरल को। यहाँ पूरे में क्या देखने को मिलता है हमें? तमिलनाडु, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ तमिलनाडु। यहाँ क्या देखने को मिलता है? यहाँ हमें देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश। यहाँ क्या देखने को मिलता है? उड़ीसा। और यहाँ क्या देखने को मिलता है? तो पश्चिम बंगाल देखने को मिलता है। इनके तट के कुछ नाम देकर रखे हैं। अब इनके सबके मैं नक्शे नहीं बना रहा हूँ, मानचित्र नहीं बना रहा हूँ, केवल मोटे तौर पर बताते जा रहा हूँ, आप लोग देखते चलिए। इनके तटों के नाम कई बार पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, कलरफुल बनाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ना गुजरात की, तो गुजरात के तट को कुछ इस तरह से, ऐसा यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये हो गया गुजरात वाला तट, और ये केवल गुजरात की सीमा तक ही। ये हो गई गुजरात की सीमा, मान लो यहाँ से लगाकर ये हो गया यहाँ तक। इस तट को क्या नाम दिया गया? तो इसे हम लोग सौराष्ट्र तट या सौराष्ट्र प्रदेश के रूप में जानते हैं। सौराष्ट्र तट भी बोलते हैं, कई जगह सौराष्ट्र प्रदेश भी देखने को मिलता है। फिर शुरुआत होती है ताप्ती नदी के दक्षिण के बाद से महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य की शुरुआत होती तो एक बहुत छोटा सा हम लोगों को राज्य देखने को मिलता है। अगर ये देखा जाए तो एरिया वाइज पूरे इंडिया का सबसे छोटा ही स्टेट है ये। इसे हम लोग जान रहे हैं गोवा के रूप में। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र से शुरू हुई है। मान लो यहाँ पर ये मैं एक डॉट बना दे रहा हूँ, इसे आप जरा देखिए। ये महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। ये महाराष्ट्र की सीमा उदाहरण के तौर पर, तो हम लोग आ जाते हैं कहाँ तक? गोवा तक आ जाते हैं। इस तरह से आए हम लोग महाराष्ट्र से होते हुए, हम लोग आ गए हैं कहाँ तक? हम लोग आ गए हैं गोवा को, हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा कवर कर लिया। महाराष्ट्र से गोवा तक का जो तट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं कोंकण तट, यानी कि कोंकण कोस्टल एरिया। इसे हम लोगों ने नाम दे दिया है कोंकण तट का, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में सीमा किसकी आती है? इसके अतिरिक्त हमें सीमा देखने को मिलती है, ये कलर का यूज करते हैं, कर्नाटक की। कर्नाटक की सीमा मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये आती है कुछ इस तरह से, ऐसे होते हुए ये यहाँ तक, है ना। सीमाओं में थोड़ी सी घटबढ़ हो सकती है, लेकिन आप लोगों को देखना है, मतलब लंबाई में, है ना, बाकी कुछ नहीं, डाटा पूरा प्रॉपर है। कर्नाटक में जो हम लोगों को तट देखने को मिलता है,
इसे हम लोग कहते हैं कन्नड़ तट। कन्नड़ लैंग्वेज भी है कर्नाटक की, कन्नड़ तट हो रहा है, आप लोगों को ये ध्यान रखना। कर्नाटक का जो समुद्री क्षेत्र है या समुद्री तट है उसे कन्नड़ तट कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य भाई हमें देखने को मिलता है इस बिंदु से, मान लो हम लोगों ने शुरुआत करी केरल की, तो ये केरल राज्य हो जाता है यहाँ तक। इसका तट तो आप लोगों को याद होगा ही। इस तरह से ये राज्य भी देखने को मिलता है हमें, थोड़ा सा पतले उससे बनाता हूँ। इस तरह से ये राज्य देखने को मिलता है। इस तट को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इस तट को हम लोग नाम देते हैं, जलवायु में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मालाबार तट। सबसे पहले मानसून कहाँ पर पहुँचता है, तो केरल में 1 जून को मालाबार तट पर पहुँचता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया है मालाबार तट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, केरल का हो गया। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा काय की, हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस तरह से तमिलनाडु की। तमिलनाडु की शुरुआत एग्जाम्पल के लिए यहाँ से हो गई, तो इस तरह से हम लोग इसको ऐसे कवर करते हुए चलेंगे। ये तमिलनाडु पूरा ये हो गया, धनुषकोडी नामक क्षेत्र। उसके बाद में ऐसे बढ़ते हुए हम लोग गए हैं इस तरह से ऐसे, तो हम लोगों ने क्या करा, आंध्र प्रदेश तक के तट को हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर दिया। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक चले गए। इस तट को बेटा हमने क्या नाम दिया है, इसे नाम देकर रखा है हम लोगों ने कोरोमंडल तट का। इसे नाम क्या दिया है, कोरोमंडल तट का, ये ध्यान रखना है। ये एक ही है कोरोमंडल तट, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक। कई जगह अपवाद स्वरूप आंध्र प्रदेश के लिए एक अलग तट का नाम जो है वो उपयोग में ले लिया जाता है। कौन सा नाम जो है उपयोग में ले लिया जाता है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। कई जगह अपवाद स्वरूप हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, उत्तरी सरकार तट। लेकिन क्या कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, इसको क्या कह दिया जाता है, उत्तरी सरकार तट। चलो अपवाद भी जो है वो भी मैं आप लोगों को लिखवाते इसलिए चलता हूँ कि भाई कहाँ पर क्या चीज़ मिल सकती है। अदरवाइज देखा जाए तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक का कोस्टल एरिया क्या कहलाया जा रहा है, कोरोमंडल कोस्टल एरिया, कोरोमंडल तट। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें उड़ीसा क्षेत्र की, तो उड़ीसा क्षेत्र में हम लोगों को फिर पुनः देखने को मिलता है इस तरह से। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये उड़ीसा की सीमा आ गई है यहाँ तक। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे हम लोग नाम देते हैं कलिंग या उत्कल तट का। इसे हम लोगों ने कहा है कलिंग या उत्कल तट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे नाम दिया कलिंग या उत्कल तट। फिर आते हैं तो पश्चिम बंगाल देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल का जो तटवर्ती क्षेत्र है इसे भी हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। देख लीजिए ये पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पर इस तरीके से पश्चिम बंगाल की भूमि आ गई है। इसे हम लोग क्या नाम देंगे, तो इसे हम लोग नाम देते हैं काकीनाडा तट का। ठीक है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं हम लोग काकीनाडा तट का। बस ये हो गए हैं। थोड़े से कंफ्यूज क्या कर सकते हैं आपको, कोंकण, कन्नड़, कोरोमंडल, कलिंग, काकीनाडा, क से ही नाम आ रहे हैं, लेकिन 1 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस का खेल है, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे तरीके से आप लोगों की सारी चीजें होती चली जाएंगी। तो ये क्या हो गए, तट हो गए। आप लोगों से तट से संबंधित प्रश्न जो है ये पूछे जाते हैं। एक बार देख लीजिए हम लोगों को कौन कौन से 3 टॉपिक कवर करने थे, 4 टॉपिक सॉरी कवर करने थे। पहले भारत की समुद्री सीमाएं हमारा हो चुका है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट क्या है बता चुका हूं, समुद्री तट के नाम क्या है बता चुका हूं। अब मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं जो हो रहा है भारत का समुद्री क्षेत्राधिकार। तो इसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिए, मजा आएगा समझने में और आप लोगों को समुद्र के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी भी हासिल होने वाली है। चलिए तो देखते हैं, यहां पर ये चीजें तो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर हम लोग बात करें समुद्री क्षेत्र की, भारत के समुद्री क्षेत्र की, तो अब समुद्री क्षेत्र में अधिकार टॉपिक क्या हो रहा है, देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, समुद्र या समुद्री क्षेत्राधिकार, मतलब समुद्र में कहां तक हमें अधिकार है। देखो समुद्र है भाई, ये है समुद्र में भारत को अधिकार है, यह भी बात सही है, लेकिन क्या केवल भारत को ही अधिकार है, बाकी अन्य देशों को नहीं है? ये तो गलत चीज हो जाएगी। केवल भारत की ही समुद्री सीमा नहीं है या भारत ही टच नहीं कर रहा है केवल समुद्र को, और भी पड़ोसी देश 2 तो हमारे ही एकदम ऐसे देश हैं जो स्थल से भी लगे हुए हैं, स्थल के भी पड़ोसी हैं और समुद्र को भी साझा करते हैं सीमा।
जैसे हम लोग बात करें, यहाँ पाकिस्तान हो जाएगा पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ हम लोगों को बांग्लादेश भी देखने को मिल रहा है। 3 बोल दो भाई, उसमें भी बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया, ये भी तो लग रहे हैं। इनके भी समुद्र में कुछ विशेष अधिकार होंगे। तो समुद्र में क्या विशेष अधिकार है, सबसे पहला प्रश्न ये। और कहां तक, कितने समुद्र तक, क्या पूरे विश्व के सारे समुद्र में भारत का अधिकार है, कितनी सीमा तक अधिकार है, हर एक चीज को हम लोगों को देखना होगा। सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए जानना होगा कि भाई समुद्र में जो हम लोग देख रहे हैं, क्षेत्र जो देख रहे हैं, तो वो कितनी दूरी तक है। और समुद्र में जो दूरी मापने की इकाई होती है ये चेंज हो चुकी होती है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉटिकल माइल, या हिंदी में बोलते हैं नॉटिकल मील। जैसे अगर हम लोग बात करें, हम लोगों को ऊंचाई पर चढ़ना है तो भी वहां पर भी तो डिस्टेंस ही होती है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, मीटर में। ऊंचाई में जब डिस्टेंस हम लोग देखते हैं तो मीटर में देखते हैं, ना कि किलोमीटर में देखते हैं। वही बात करें, सड़क पर जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग किस इकाई का उपयोग करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, किलोमीटर। वैसे ही अगर हम बात करें समुद्र में, तो समुद्र में हम लोग नॉटिकल माइल का उपयोग करते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, एक एक कर देखते चलिए। सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही हो गया कि समुद्र में दूरी मापने की इकाई इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है नॉटिकल मील। अब ये नॉटिकल मील कैसे है, तो इसका मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन करा देता हूं, कंपेयर करा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। आप लोगों को 1 किलोमीटर तो पता है, किलोमीटर में तो हम गाड़ी चलाते ही रहते हैं, हमें अच्छे से जो है ये वाली यूनिट पता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि अगर हम लोग देखें कि 1 किलोमीटर, अगर हम लोग किलोमीटर से मेजरमेंट करें तो किलोमीटर में हम लोग क्या देखेंगे, हम पाएंगे कि 1 किलोमीटर, या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1 नॉटिकल माइल को हम लोगों को देखना है ना। 1 नॉटिकल माइल कितना होता है, तो 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। मतलब आप अगर समुद्र में 1 नॉटिकल माइल जा रहे हो, कहां पर, समुद्र में, इसका मतलब आप स्थल में कितना जाओगे, तो आप स्थल में जाओगे सबसे पहला तो 1 किलोमीटर, और उसके बाद में 852 मीटर और आप तय करोगे। ये आपने दूरी तय करी, तब जाकर समुद्र का क्या बन रहा है, तब जाकर समुद्र का बन रहा है 1 NM, यानी कि 1 नॉटिकल माइल। आ रही बात समझ में, क्या बोला मैंने आप लोगों को। स्थल पर, सड़क पर आप लोग देख रहे हो कि 1 किलोमीटर की दूरी तक चले हो, उसके बाद 852 मीटर और चले हो रहा है 1.852, तो ये हो रहा है 1 किलोमीटर 852 मीटर। जितनी दूरी तय करी उतने में हम लोगों को 1 नॉटिकल माइल देखने को मिलता है। तो सबसे पहला तो समुद्र में दूरी मापने की इकाई को नॉटिकल माइल बोला जाता है, और 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.852 मीटर होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें पॉइंट में भी कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल एकदम सटीक आंकड़ा बताया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि हम लोगों को कहां कहां तक अधिकार है और क्या क्या विशेष अधिकार हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं, समुद्र में हम लोगों को नॉटिकल माइल के हिसाब से ही कुछ अधिकार दिए गए हैं, और 3 हम लोगों को रेंज दी गई है समुद्र में विशेष अधिकारों की, जिसमें एक हो जाती है 12 नॉटिकल माइल की रेंज, एक हो जाती है 24 नॉटिकल माइल की रेंज, और एक हो जाती है 200 नॉटिकल माइल की रेंज। अब ये इतनी रेंज हम लोगों को दी गई है। अब ये रेंज कैसे दी गई है, कौन से एरिया से दी गई है। मान लो कि यहां पर हम लोगों को कुछ विशेष अधिकार है, या एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैं बोल दूं कि ये विशेष अधिकार है, और ये अधिकार किसने दिए, इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये अधिकार मिलते हैं। अब ये जो अधिकार है, यहां से पाकिस्तान भी बहुत पास है, यहां से भारत भी बहुत पास है, यहां पर मान लो कुछ भी विशेष चीज मिली है, तो इस पर अधिकार किसका होगा, ये बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती है। अब भारत बोले कि भाई भारत का अधिकार होगा यहां से, क्योंकि ये भारत के पास में है। पाकिस्तान बोले नहीं, भारत के पास में नहीं हो रहा है, ये हमारी सीमा यहाँ पर, ये यहाँ से पास में है। भारत बोलेगा नहीं भाई ये हमारी सीमा है, तो पाकिस्तान बोलेगा नहीं, सीमा आप यहाँ से मापो, आप यहाँ से देखो। तो यहाँ से तो हम देख रहे हैं कि भाई स्वाभाविक सी बात है, डिस्टेंस हम लोगों की बढ़ गई, क्या करा जाए। तो इसके लिए सबसे पहला तो एक निराकरण हम लोगों ने क्या करा है, भारत का, इससे आप समझ गए हो कि भारत का समुद्री तट एक जैसा नहीं है, कहीं से तिरछा बांका हम लोगों को दिख रहा है, कहीं से कटा फटा हम लोगों को दिख रहा है। तो हम लोगों ने क्या करा, एक तो सबसे पहले हम लोगों ने करा क्या है, हम लोगों ने
एकदम हम लोग किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं रखना चाहते किसी भी चीज़ में, इसलिए हम लोगों ने बहुत ही समझदारी से सारी चीज़ें करी। हमने करा क्या है, हम लोगों ने करा ये है कि भारत में दक्षिण में एक इस तरीके से सबसे पहला तो एक डॉट बनाया, मान लो ये बन गया डॉट, आ गई बात समझ में। और यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ये पश्चिम में एक हम लोगों ने डॉट बना लिया, एक डॉट हम लोगों ने क्या करा, एक डॉट हम लोगों ने पूरब में बना लिया कुछ इस तरह से। और इन तीनों डॉट को मिलाते हुए हम लोगों ने सीधी सीधी रेखाएं खींच दी ताकि किसी भी प्रकार से कोई विवादास्पद स्थिति नहीं बने, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी पता चले। क्षेत्राधिकार अगर हम लोगों के रहते हैं, किसी भी चीज में अधिकार रहते हैं, तो ये ध्यान रखिए, अधिकार अगर हमारे पास में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमारे पास में है, तो दायित्व भी रहते हैं, मतलब जिम्मेदारी भी रहती है, अथॉरिटी भी कुछ ना कुछ होती है। तो अधिकार जहां जहां पर आप लोग पढ़ोगे वहां वहां पर शब्द जुड़ता है दायित्व, तो दायित्व भी है हमारे कुछ। इसलिए हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने कुछ पॉइंट बनाए हैं, कुछ बिंदु बनाए हैं, 3 बिंदु, 1, 2 और 3, पश्चिम बिंदु, दक्षिण बिंदु और पूर्वी बिंदु। इन बिंदुओं को हम लोगों ने आपस में जोड़ते हुए रेखा खींच दी है कुछ। ये सब कैसी रेखा है, तो बेटा ध्यान रखेंगे सारी रेखा हो रही है काल्पनिक रेखाएं। एक रेखा ये खींची, इसको मैं हाईलाइट करने के लिए जो है इसको इस तरीके से इस कलर का उपयोग कर रहा हूं, ये हो गई। और एक रेखा हम लोगों ने क्या करा, इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा, चलिए यहां से इस बिंदु को मिलाते हुए, इस बिंदु को मिलाते हुए यहां पर इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं, एक रेखा हम लोगों ने और खींच दी। आप लोगों को दिख रही है ये सीधी सीधी रेखाएं हो गई। और इस रेखा को हम लोगों ने बेस लाइन कहा है। इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया है, इसे हम लोगों ने नाम दिया है आधार रेखा। यहां पर इसको लिख दे रहा हूं मैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रेखा हो रही है बेटा, इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखें। इस रेखा को हम लोगों ने नाम क्या दिया है, आधार रेखा। और आधार रेखा कैसे खींची गई है, तो वो मैंने आपको बता दिया इन बिंदुओं के माध्यम से। इसके बाद में अब देखते हैं समुद्र की हम लोग बात करते हैं। तो इसके बाद का जो हम लोगों को ये जलीय क्षेत्र देखने को मिल रहा है, ये जलीय क्षेत्र ठीक है, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इसके अंदर तो पूरी तरीके से भाई भारत का ही है, ये तो मानना ही है, तो पूरा भारत का ही है, रजिस्ट्री करा रखी भारत ने, ये समझ सकते हो। इसको हम लोगों ने नाम क्या दिया है, इस जलीय क्षेत्र को हम लोगों ने कहा है आंतरिक जल, इंटरनल वाटर। इसे क्या कहा है हम लोगों ने, आंतरिक जल। चलिए इसके बाद में ये तो ठीक है, ये तो है ही हमारा, इसमें तो कोई दो मत वाली बात नहीं। समुद्र में क्षेत्राधिकार इसके बाद में है। चलिए देखें अब कैसे होता है, समझिए। आधार रेखा से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आ रही बात समझ में। ये सारी रेखाएं काल्पनिक है, समुद्र में ऐसी कहीं ना खींची गई है, ना बॉर्डर की तरह फेंसिंग करी गई, कुछ भी ऐसा नहीं है, केवल काल्पनिक है। मैप में, मानचित्र में बना ली गई, सैटेलाइट के माध्यम से सारी चीजें जो है ऑपरेट हो रही हैं, सारी चीजें देख ली जाती है। तो चलिए सबसे पहले तो ये हो गई आधार रेखा, हम लोगों को बेसलाइन पता चल गई। इसके बाद में हम लोग अब देख रहे हैं आधार एक एक कर। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 12 नॉटिकल माइल की दूरी तक जाना है। हम लोग आते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे 12 नॉटिकल माइल की दूरी पर, और हम लोग चारों तरफ एक घेरा बना देते हैं। बेटा घेरा कैसे बना रहे हैं समझिए जरा आप। ये इस तरीके से ऐसी लाइन लेकर गया मैं नीचे, और सेम क्या करूंगा, ऐसी ही लाइन जो है ये यहां पर मैं ऐसी खींच दूंगा। ये हो गई कुछ इस तरीके से, ये वाला एक समुद्री क्षेत्र हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा देखो। अब आप लोगों की सहूलियत के लिए इनको सबको मैं ना कलर कर दे रहा हूं बेटा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नाम की कोई चीज आप लोगों के लिए रखना ही नहीं चाह रहा हूं मैं। एक यहां पर ये हो गया, और एक जो है इसको भी हम लोग यहां पर ठीक इसी रंग में रंग देते हैं। एक ये हो गया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये हो रही है टोटल 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल ये क्षेत्र हो गया, 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र। इसको ऐसा हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ऐसा कलरफुल कर दिया। इसको हम लोग नाम क्या दे सकते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा, और इंग्लिश में इसे ही हम लोग कह देते हैं टेरिटोरियल जोन। इसे क्या कह दिया जाता है, टेरिटोरियल जोन, इसे कह दिया गया है टेरिटोरियल जोन। अब यहां पर भारत को क्या क्या अधिकार हैं, तो एक एक कर कर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों को एक एक कर कर अधिकार देखते चलना है। मैंने आप लोगों को क्या बताई, दो चीज ध्यान रखना कि भारत को अगर अधिकार है तो कुछ दायित्व भी हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें क्या है, तो यहां पर इस क्षेत्र में आप लोगों को मैं बता सकता हूं
ये वाला जो क्षेत्र हो रहा है इस पर पूर्णतः भारत का अधिकार है, इसमें किसी देश की कोई दावेदारी नहीं हो सकती। तो यहां पर मैं क्या कह दे रहा हूं, सबसे पहला अधिकार क्या हो रहा है, पूर्णतः भारत का अधिकार क्षेत्र हो रहा है। आप लोगों को सबसे पहला बिंदु यही ध्यान रख लेना कि इस पर पूरी तरह से किसका अधिकार हो रहा है, तो पूरी तरह से इस पर भारत का ही अधिकार हो रहा है, किसी का कोई अधिकार वगैरह नहीं है, पूरी तरीके से भारत का, इंडिया का है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 12 नॉटिकल माइल पता चल गया, पूरा भारत का अधिकार है। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दूरी बढ़ेगी इस बार। और अब हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, आगे की तरफ हम लोग बढ़े हैं कुछ इस तरह से, ऐसे यहाँ पर ये आए 24 नॉटिकल माइल की रेंज अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और यहाँ से ये चारों तरफ का एक घेरा जो है हम लोगों ने कुछ इस तरह से ऐसा बना दिया, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। डिस्टेंस कितना हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है वही हमारा 24 नॉटिकल माइल। कहाँ से, आधार रेखा से हम लोग ऐसे आगे की ओर बढ़े हैं। हम लोगों को क्या देखने को मिला है, 24 नॉटिकल माइल का क्षेत्र, इसे हम लोगों ने नाम क्या दिया है, तो 24 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र हो रहा है इसे हम लोगों ने नाम देकर रखा है संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, या इसे ही हम लोग कह देंगे अविच्छिन्न मंडल, इसे ही हम लोग नाम क्या दे देंगे, अविच्छिन्न मंडल का। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसे इंग्लिश में हम लोग कह देंगे कॉन्टिग्युअस जोन, कॉन्टिग्युअस जोन के रूप में ऐसे हम लोगों ने दे दिया नाम। इसमें क्या क्या अधिकार है, मान लीजिए कोई समुद्री जहाज आया, इस तरीके से एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज आया, ठीक है, घूमते फिरते माल वगैरह रखकर, ये इस तरीके से ऐसे आया और यहाँ से घूमकर चला गया। इंडिया इसको कुछ भी नहीं बोलेगा। इसने गलती से भी इस सीमा को पार कर लिया तो इससे क्या चीज हो जाएगी, भारत को अधिकार एक प्राप्त हो जाएगा। क्या अधिकार प्राप्त होगा पता है, कर वसूलने का, टैक्स वसूलने का। तो यहां पर 24 नॉटिकल माइल में सबसे पहला विशेष अधिकार जो हो रहा है वो अधिकार ये हो रहा है सीमा शुल्क प्राप्त करने का, टैक्स वसूलने का, कर वसूलने का। टोल टैक्स भरते हो, रोड पर चलते हो तो, है ना, वैसे यहाँ पर समुद्र में भी चलना है तो भी टैक्स भरना है आपको। आप किसी दूसरी कंट्री जा रहे हो, यहीं रोककर यहीं पर नहीं भरना है ना, ऐसे कोई टोल टैक्स जैसे बनाया गया, बंदरगाह पे आओगे ना वहां पर आपको जमा करना है। और अगर आपने क्या करा, मान लो आपने यहाँ पर प्रवेश करा और आप एकदम जहाज को घुमा कर ले गए, तो कोई ऐसी आम बात तो है नहीं कि आप ऐसे आ गए और चले गए। नेवी घूमती भाई, तुरंत आपके पीछे लग जाएगी, आपसे पैसा तो पूरा लिया जाएगा, टैक्स तो वसूला जाएगा, पूछा जाएगा कि किस उद्देश्य से आते। पहले कोई ऐसी नासमझी तो कोई भी करेगा नहीं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहला तो यहाँ पर ये हो गया कि भाई सीमा शुल्क अधिकार, सबसे पहला सीमा शुल्क अधिकार हो गया, ये ध्यान रखिए, एक हो गया अधिकार। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा भाई दायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। मान लीजिए ये समुद्र का जो जहाज है ये इंडिया में ही आ रहा था, इंडिया ने क्या करा था, इससे तेल बुलवाया था, इंडिया ने क्या करा था, इससे तेल बुलवाया था, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। और ये समुद्री जहाज आकर जो है यहाँ पर पूरा पलट गया, पूरे के पूरे टैंक के टैंक खाली हो गए समुद्र के अंदर। अब क्या होगा भैया, अब ये समुद्र की सफाई कौन करेगा, जिस देश ने भेजा है वो करेगा कि आप करोगे? अरे भाई स्वाभाविक सी बात है, आप करोगे, आपका खत्म हुआ है, आपके कारण हुआ है, आपकी गलती से, जो भी हो सहमति से होगी जो भी चीजें। मान लो यहां पर ये अब जहां से बुलवाया, चाहे तो वो करे चाहे तो आप करो, लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट यहां पर क्या हो रहा है, जिम्मेदारी किसकी हो रही है, इंडिया की हो रही है। अगर मान लो ये समुद्र का तेल बहते बहते गया कहां पर, ये बहते बहते चला गया पाकिस्तान के समुद्री तट पर, तो फिर क्या पाकिस्तान करवाएगा, पाकिस्तान का तो कोई लेना देना ही नहीं था, पंगेबाजी हो जाएगी। ये तो क्या करा जाए, तो भैया यहां पर समझ लीजिए सबसे पहला एक अधिकार प्राप्त हुआ ना सीमा शुल्क प्राप्त करने का। टैक्स कौन वसूल रहा है, भारत वसूल रहा है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भाई हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग जानेंगे क्या कि साफ सफाई का अधिकार किसका हो रहा है, पूरी तरह से भारत का ही हो रहा है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां पर साफ सफाई का अधिकार या सॉरी दायित्व ये किसका हो रहा है, ये भारत का ही हो रहा है। ये आप लोगों को ध्यान रखना 24 नॉटिकल माइल की रेंज में। चलिए दो चीज आप लोगों ने समझी, इसे हटा दूं यहां से, इसे ये डॉट तो हटा नहीं पाऊंगा अब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग यहां पर अगला बड़ा क्षेत्र जिसे हम लोग जानते किस रूप में है,
इसे हम लोग जानते हैं, चलिए इसका नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ, है ना। थोड़ा सा पहले इसको मैं यहाँ बना दूँ प्रॉपर। एक ये लाइन खींची और एक लाइन और मैं यहाँ पर प्रॉपर इसी तरीके से खींच दे रहा हूँ। इसे आप ये समझिए, ये इस तरीके से चारों तरफ एक जैसी बनाएंगे लाइन, है ना। ऐसे आप पूरा घेरा, मैं तो बोर्ड के नीचे जा नहीं सकता, बाकी घेरे ऐसे ही बनेंगे। और यहाँ पर आप लोगों की आसानी के लिए मैंने बता दिया कि पिंक कलर में भाई मैंने इस पॉइंट को कवर करा है, ग्रीन कलर में मैंने इस पॉइंट को कवर करा है, और ब्लू कलर जो हो रहा है ना यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं ग्रीन ग्रीन कर भी देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि सर हम लोग जो है इस एरिया की बात कर रहे हैं, है ना। ये आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला क्या हो गया है, ये वाला हो गया ब्लू एरिया, ये हो गया। और ब्लू एरिया को पूरा का पूरा जो है मैं यहीं पर लिख देता हूँ, है ना। वहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। ब्लू एरिया जो है इसे हम लोग कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसे हम लोग अनन्य आर्थिक क्षेत्र के रूप में जानते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में EEZ भी कहते हैं, है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या होगा, तो इसमें सबसे पहला तो एक चीज ये होगी कि भाई इसमें हमको क्या अधिकार हो रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़े दो हम लोगों को अधिकार देखने को मिल रहे हैं। एक तो वैज्ञानिक परीक्षण जितने भी हैं इतने क्षेत्र में हम लोग कर सकते हैं। वैज्ञानिक परीक्षण वगैरह जो है, मान लो कि आप लोगों को परमाणु बम, न्यूक्लियर बम का टेस्ट करना है, कहाँ पर करोगे, जनसंख्या घनी आबादी वाले क्षेत्र में तो करोगे नहीं। न्यूक्लियर बम वगैरह का टेस्ट करना है, साइंस से संबंधित कोई भी टेस्ट करना है, कहाँ करोगे, इसी क्षेत्र में करोगे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। तो समुद्र में एक अधिकार ये है। दूसरा, भारत जो है अब हम लोग देख रहे हैं कि चंद्रमा तक पहुंच गया भाई, भारत चंद्रमा तक पहुंच गया। भविष्य में अगर आवश्यकता लगती है, भारत की जनसंख्या के पास में रहने के लिए स्थान की कमी होती है, तो तकनीकों का विकास कर कर भारत समुद्र में नए द्वीपों का, नए आइलैंड्स बसा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक परीक्षण का अधिकार हो गया, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम लोगों को भविष्य में नए द्वीपों का निर्माण करना है, हम वो भी कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर हम जानते हैं खनिज संसाधन का प्रचुर भंडार हम लोगों को देश की मुख्य भूमि में देखने को मिलता है, समुद्र में भी है। अगर हम लोग बात करें, बॉम्बे हाई वगैरह का आप लोगों ने नाम सुना होगा, अंकलेश्वर वगैरह का नाम सुना होगा, ये सब समुद्र में स्थित तेल उत्पादक क्षेत्र हैं भारत के। भारत ही नहीं, विश्व में बहुत बड़े बड़े क्षेत्र, बड़े बड़े तेल उत्पादक क्षेत्र समुद्र के गर्भ में हैं, समुद्र के पेट के अंदर। गर्भ मतलब होता पेट, समुद्र के पेट के अंदर है। तो उनको, उनके उत्खनन का अधिकार किसका होगा, खनिज संसाधनों के दोहन का अधिकार किसका होगा, पूरी तरह से भारत का होगा। तो याद रखिए, क्या बोला मैंने, भविष्य में नए द्वीपों का निर्माण अगर होता है, ठीक है, और उसके अलावा हमें देखना, क्या बताया मैंने, वैज्ञानिक शोध तो खैर लिख दिया है मैंने, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं खनिज संसाधनों, नेचुरल सोर्स जो रहते हैं, है ना, रिसोर्स जो रहते हैं, खनिज संसाधनों का दोहन। ये भी किसका कामकाज होगा, ये किसका अधिकार होगा, तो ध्यान रखिए, ये वाला जो कामकाज मिलने वाला है ये भी भारत को ही मिलने वाला है, भारत का ही है। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद हम लोगों को देखने को क्या मिलता है, समुद्र में भी देशों की लड़ाई होती है। समुद्री क्षेत्र को लेकर भारत की खुद की लड़ाई है। म्यांमार से स्थल को लेकर भारत का कभी कोई झगड़ा नहीं है। अंडमान निकोबार का एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप, कोको आइलैंड, उसकी जमीन को लेकर, उस आइलैंड को लेकर ही भारत की विवाद है उसके साथ में। तो यहाँ पर भी इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी विवाद, तो ऐसी चीजें कहीं पर भी हो जाए। आ रही बात समझ में? आशा करता हूँ सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। एक बार वापस से देखते हैं हम लोगों ने आज के वीडियो में करा क्या क्या है आज के वीडियो के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने इंडेक्स बता कर रखा। पहले हम लोगों ने देखा है भारत के सारा समुद्री सीमाएं क्या हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं। दूसरे हम लोगों ने देखा घाट क्या होते हैं, तट क्या होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया। तीसरा मैंने आप लोगों को समस्त तटों के नाम बताए हैं, इन्हें अच्छे तरीके से बनाइए। चौथा मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पर समुद्री क्षेत्राधिकार वगैरह जो हो रहे हैं उसको हम लोगों ने कवर कर कर रखा है। बस इसके अलावा हम लोगों ने आज कुछ भी नहीं करा है, तो इनको आप लोग प्रॉपर वे में लिखिए। आने वाला जो वीडियो रहेगा
उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला क्या होता है, द्वीप आइलैंड क्या होता है, खाड़ी क्या होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है, आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूं बहुत अच्छे तरीके से ये आप लोगों की वीडियो सीरीज़ चल रही है। आज मैं आप लोगों को ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। सब्सक्राइबर वगैरह जो है वो बढ़ेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, तो थोड़ा सा वो वाला फॉर्मेलिटी जानते सभी लोगों को बोलना बार बार अच्छा नहीं लगता है। अगर सब्सक्राइब होंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। केवल एक आंतरिक हम लोग कह सकते हैं एक मोटिवेशन जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, नई चीज़ें करेंगे। द्वीप समूह हम लोगों को अभी देखना बाकी है, उसके साथ में मिलते हैं। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।